हाँ एक खड़े होके बताओ ना। मैथ पढ़ना है, मैथ पढ़ना थोड़ी होता है। अच्छा मैथ पढ़ना आ गया, मेरा मैथ बोलो। और आप लोगों को समझ में आता होगा ना, जब आप किसी चीज़ को डिस्कस करते हो अगर, तो एक तो क्या है कि लाइब्रेरी में लगभग 70-80 लोग के आसपास बैठे हो। आप सभी लोगों का सोचने का तरीका अलग होता है, उसके अकॉर्डिंग आप किसी चीज़ लाइक मैथ की बात करें या वॉर की बात करें, हर इंसान का माइंड कॉन्सेप्ट जो है वो अलग अलग होता है। हम जब अकेले सोचते हैं तो हम सिर्फ एक वे में सोचते हैं, जैसा हमारा माइंड सोच रहा होता है। पर जब दूसरों का भी सुनते हैं तो वो वाले पॉइंट भी हमारे माइंड में रहते हैं। फिर जब हम उसका आंसर राइटिंग कर रहे होते हैं ना, तो हम सारे पॉइंट्स को कवर करते हैं। फिर एक जो समावेशी वर्ड होता है ना, कि समावेशी आंसर हमारा होता है, हमारे हर में उसको टच करता है, किस साइड में क्या इंप्रेशन हो सकती है वो टच करते हैं। आफ्टर दैट फिर जो हमें कंट्रोल करना है अल्टीमेटली आंसर जो होना चाहिए वो जो हम चाहते हैं या हमारे अकॉर्डिंग हमें जो लगता है वही होना चाहिए, और उसको हमको जस्टिफाई करना होता है फैक्ट से जब आंसर राइटिंग करते हैं। पहले भी जब अपनी बात हुई थी तो मैंने बोला था कि जो एक्चुअल एग्जाम है वो मेंस ही होता है। आप अगर मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं और आप इंडिया थोड़ा जा रहे हैं तो प्रीलिम्स आपका अपने आप हो जाता है। थोड़ा बहुत फैक्चर होता है, अगर आप स्टेट की बात करेंगे, एमपीपीएससी की बात करेंगे तो थोड़ा फैक्चर ज़्यादा होगा। यूपीएससी की बात करेंगे तो वहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन तो वैसे भी बहुत रेयर में आता है। मतलब सीधे नहीं बोलेंगे कि इंडिया को बांग्लादेश से वो या इंडिया को श्रीलंका से जोड़ने वाली कनेक्टिंग संधि वो कौन सी है, ऐसा नहीं आएगा। फिर वो 3-4 का आएंगे और फिर आपको मैप करना होगा उनको कि 1 and 2 सही है, 2 and 4 सही है, 1 ऑल फॉल्स है और 2 उस टाइप का आएगा। अब उसमें दिक्कत क्या होती है, 3 इक्वेशन दी है किसी भी चीज़ की। अगर अभी आप लोग जियोग्राफी पढ़ रहे हो तो जियोग्राफी की बात करें, 3 संधियों की बात दी हुई है उसमें, और फिर आपसे पूछते हैं आपको 2 के बारे में तो बहुत अच्छे से पता है पर 3rd के बारे में नहीं पता, तो आप उस आंसर को या उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि तीसरे के चक्कर में फिर आपका गलत ही होगा। एग्जाम भी आने वाला है, अप्रैल ऑलमोस्ट एंड पे आ रहे हैं हम लोग, मई बचा है, जून में एग्जाम है। तो अभी तो खैर पूरा जब हमारा फोकस होना चाहिए वो प्रीलिम्स पे ही होना चाहिए। एमपीपीएससी हमारे साथ नहीं है, एमपीपीएससी हमारे साथ नहीं है, यूपीएससी वाले लोग भी है ना। कितने लोग यूपीएससी दे रहे हैं? काफी सारे लोग। यूपीएससी में क्योंकि माइनस मार्किंग है तो फर्स्ट अटेम्प्ट तो हमें सिर्फ और सिर्फ उन क्वेश्चन को करना है जो हमें बहुत अच्छे से पता है कि गलत नहीं हो रहा है। मैं तुम लोग अपना एग्जाम्पल देता हूँ। 2009 या 10 का एग्जाम रहा होगा, पहली बार दिया, माइनस मार्किंग इंट्रोड्यूस हुई थी उसी में, और ऑप्शनल होता था उसमें। जो सीसाइड हो गया है, जिस अटेम्प्ट में सेलेक्ट हुआ था उसमें सीसाइड हो गया था, बट उससे पहले के जो अटेम्प्ट दिए थे उसमें सब्जेक्ट होता था, एक ऑप्शनल होता था। तो मेरा हिस्ट्री था, हिस्ट्री ठीक ठाक आती थी, मतलब पढ़ ली थी, बैकग्राउंड हिस्ट्री का नहीं था लेकिन पढ़ ली थी। 120 क्वेश्चन हिस्ट्री के आते थे, उसमें अराउंड 90 के आसपास थे तो मुझे आते थे और वो कर लिए थे। जब जीएस वाला पेपर था, जीएस में 150 क्वेश्चन आते थे और उसमें मेरा मैथ का बैकग्राउंड है, मेरा एमएससी मैथ्स है, करीब 20 क्वेश्चन के आसपास, 20-22 क्वेश्चन के आसपास तो मैथ के, प्रोबेबिलिटी के और रीजनिंग के वो सब थे, वो सब कर लिए थे। उसके बाद 150 में बचे लगभग 125 क्वेश्चन जो जीएस के थे। तो 125 क्वेश्चन थे, मुश्किल से 20-22 आते, मतलब वो था मिला के 45 में। सिर्फ 45 क्वेश्चन ऐसे थे 150 में तो मुझे एग्जैक्टली लगता था कि हाँ ये मुझे पता है कि ये सही है। वो अटेम्प्ट में लगा कि नहीं बहुत कम है, माइनस मार्किंग इंट्रोड्यूस हुई थी। फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, मतलब एग्जैक्ट तो नहीं समझ में आ रहा इसका आंसर यही होगा। तो 3 चीज़ों में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, फिर उससे क्वालिटी
हमारे ये कि ठीक हो जाएगा, तो सही कर ले जाएंगे, लेकिन 100% श्योर नहीं है। फिर अगले अटेम्प्ट में आप उन क्वेश्चन को करेंगे। जब मैंने वो किए तो अराउंड 96 हो गए टोटल। 96 ज़्यादा है, माइनस बाकी के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा हो गया। कुछ क्वेश्चन जो ज़्यादा कंफ्यूजिंग थे वो रद्द कर दिए। 90 अटेम्प्ट किए, माइनस मार्किंग थी। ओवरऑल में जो अटेम्प्ट किए थे कुछ सही हुए, कुछ गलत हुए। अल्टीमेटली ओवरऑल का रहा मेरा जो नंबरिंग थी उतनी नहीं थी तो मुझे एक्चुअल पहले आते थे 45। बाकी अटेम्प्ट किए उन्होंने प्रॉफिट नहीं किया, लेकिन अल्टीमेटली लॉस भी नहीं हुआ, बट फिर भी सिलेक्शन हुआ। तो ये कुछ ऐसे ये बताना चाह रहा हूँ कि जरूरी नहीं कि हम सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें और हम सारे के सारे क्वेश्चन सही ही कर पाएँ। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि जितने हम अटेम्प्ट कर रहे हैं उसमें मैक्सिमम सही हो, तभी हम माइनस मार्किंग को कवर कर पाते हैं सही। क्योंकि बहुत बार होता है ना कि हम तुक्का पाने से होता नहीं है, इसमें से यूपीएससी में तो नहीं होता है। जितना हमको अपने नॉलेज पे भरोसा करना चाहिए, हमने पढ़ा है इस चीज को और उस पर भरोसा करके ही हमको करना चाहिए, वही हमें सक्सेस देता है। जो मैं बोलता हूँ ना, बेस की तैयारी अगर हम करेंगे तो हम चीज़ों की थोड़ा गहराई में जाते हैं, क्योंकि हमको उसका आंसर राइटिंग करनी है, हम उसके बारे में सोचते हैं, उस आंसर को जीते हैं। अभी आप लोग हिस्ट्री पढ़ी कि नहीं पढ़ी? क्या क्या पढ़े? कहाँ तक पहुँच गए? कहाँ तक? महाजनपद तक पहुँच गए। अच्छा, ठीक। जैसे एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में स्पेशली बात करेंगे। एंशिएंट हिस्ट्री हमको सबसे ज़्यादा स्कोप देता है हमारा जो थॉट है ना उसको हमारे आंसर में लाने का, क्योंकि वहाँ की चीज़ें कुछ भी साइंटिफिक नहीं है ना, उसका कुछ ऐसा प्रूफ मिलता है। जिस भी इतिहासकार ने जैसा उसको अपने अकॉर्डिंग समझा और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने इतिहास की किताबें लिखी है। इसीलिए वहाँ पर अगर अपने थॉट्स को आप इम्पोज करते हो ना तो वहाँ पर नंबर मिलने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। मेडवल जैसे ही आते हैं, चीज़ें लगभग फिक्स है, मॉडर्न आकर के और ज़्यादा फिक्स है, आप उसमें कुछ चेंज करने का ऑप्शन नहीं है। तो एक तो एंशिएंट के टाइम पार्ट में लोगों को थोड़ा बोरिंग लगता है एंशिएंट, लेकिन मार्क्स आपका एंशिएंट ज़्यादा अच्छे देता है कि अगर आप उसमें जाते हो तो उसमें आपका थॉट देता है। यूपीएससी चाहता वही है कि आपका जो थॉट है ना, आपके माइंड की जो थिंकिंग है वो आपके आंसर में वो देखना चाहते हैं, जिससे वो जज करते हैं कि आप इन सर्विसेज को लिए सही कैंडिडेट हो या नहीं। हमारे आंसर में वो देखना चाहिए, जब भी हम कोई आंसर लिख रहे हैं वो कनेक्ट होना चाहिए आज की सिचुएशन से। जैसे पुराने टाइम में कोई वॉर हुआ, उसके बहुत ज़्यादा नुकसान हुए, रहेगा मासूम की बात करें कलेक्ट के बाद की, उसे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। उसी का रीजन हुआ कि अशोक ने युद्ध छोड़ दिया, धर्म की तरफ चला गया। आज को और उस चीज़ को हम आज के रशिया और यूक्रेन से कनेक्ट कर सकते हैं सीधे कि आज जो हो रहा है रशिया यूक्रेन में वो भी आपको वैसा ही है कि बहुत ज़्यादा तबाही हो रही है एक कंट्री। उस टाइम पर अशोक का साम्राज्य बहुत बड़ा था, कलिंग छोटा था। आज वही है कि रशिया बहुत बड़ा है, यूक्रेन छोटा सा है, आप उसको पूरी तरीके से कंप्लीट कर रहे हैं। ये कोई थॉट नहीं उसमें आना, मतलब इसमें ये नहीं आना चाहिए कि आप रशिया की तरफ हो या यूक्रेन की तरफ हो या आप किसको फेवर करते हो। आपको ये आना चाहिए कि वॉर कभी भी अच्छा नहीं है, चाहे वो एंशिएंट टाइम में रहा हो चाहे वो आज के टाइम पे हो। वॉर से हमेशा तबाही आती है, उस वे में जाना होता है। सेकेंड थिंग, करंट अफेयर्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने की जरूरत होती है। प्रेजेंट टाइम में बहुत ज़्यादा, स्पेशली लास्ट का 1 ईयर में जो इंसिडेंट नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे हुए हैं किसी भी चीज़ को लेकर के, वो आपके नॉलेज में होने चाहिए। वो प्रीलिम्स में तो काम आते ही हैं, उसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं, उनके जो इंसिडेंट्स हैं उनको आप मेंस के आंसर राइटिंग में भी यूज कर सकते हो कि पुराने कोई क्वेश्चन है या किसी संधि के बारे में है, उसी से रिलेटेड कोई संधि या कोई संगठन या कोई सम्मेलन आज के टाइम पे हो रहा है
हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं कि वो उस टाइम से चल रहा है। जैसे कल वर्ल्ड आर्ट डे था, 1970 से लगातार मनाया जा रहा है। तो हमारा इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो इसमें यूज़ कर सकते हैं इनको, कि वो लगातार मना रहे हैं, हम लोग उसमें अवेयर हो रहे हैं। जैसे इस बार का जो हमारा थीम था वर्ल्ड आर्ट डे का, वो था कि इन्वेस्ट इन अवर नेचर। हमको अपने जो वातावरण है उसमें हमको इन्वेस्ट करना चाहिए, तभी हम अपनी पृथ्वी को बचा पाएंगे, तभी हम अपनी जलवायु को शुद्ध कर पाएंगे। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को के माइंड में रहनी चाहिए, इनको आपको ऑप्शन से कनेक्ट होना चाहिए। होता है ना, जब हम अपना एकेडमिक्स कर रहे होते थे, 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन या और भी कोई कोर्स कर रहे हैं, वो एकदम अलग आंसर राइटिंग होती है। वो आपका फोकस नॉलेज है, किताब में जो पढ़ा उसी को ला के कॉपी में लिख देना है, हमको नंबर मिलेगा। यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर है कि आप कितना अच्छा सोचते हो टुवर्ड्स द पब्लिक, टुवर्ड्स द नेशन एंड टुवर्ड्स द प्रॉब्लम। जो प्रॉब्लम है उसका अगर आपको करना पड़ जाए तो आप उसके बारे में क्या करोगे, वो आप उसको जितना अच्छे से प्रेजेंट कर लोगे, आपको नंबर उतना अच्छा मिलेगा। बाकी आप लोग रेगुलर आ रहे हो अपनी गर्मी में, डिस्कशन में बड़ा पार्ट है। जो पेज होते हैं इसमें जैसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसा कि जो चल रहा था, इसके भी आंसर आपको हमेशा याद रहता है। क्यों होता क्यों है? क्योंकि जब क्वेश्चन पूछा गया उसके 2-3 ऑप्शन हमारे सामने आए, भले ही हमको नहीं आता है, हम चीज़ों को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। जो 2-3 ऑप्शन थे उसमें से क्या हो सकता है, अल्टीमेटली आपको नहीं भी समझ में आ रहा है, लेकिन जब आंसर बताया जाता है ना, तो वो आपका जो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था, वो कंफ्यूजन उस टाइम पर दूर हुआ। अभी आपके माइंड में हमेशा रहेगा। अब ये क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं होगा, लेकिन यही शायद आप सिर्फ बुक में पढ़ लेते हैं, पढ़ के उसका आंसर पढ़ लेते हैं, तो आप आगे चल के भूल जाते हैं। लेकिन डिस्कशन में आया या ऐसे क्वेश्चन आंसर में कंपटीशन में आया, अभी आप लोग के साथ में बहुत चल रहा है कि बॉयज एंड गर्ल्स का कंपटीशन चल रहा है, एक थोड़ा ईगो वाली बात आ जाती है कि हमको तो जीतना है। जीतने के चक्कर हमारा माइंड और ज़्यादा वर्क करता है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारे माइंड को और ज़्यादा प्रोग्रेसिव बनाती हैं एंड अल्टीमेटली काम नहीं करता। नॉलेज तो आता ही है, उस नॉलेज को हमको सही डायरेक्शन में यूज भी करना होता है, नहीं तो प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। मतलब यू कैन इमेजिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जब वो इंटरव्यू देने जाते हैं ना, अपने सिंपल सा कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा जो आपको बहुत अच्छे से पता है, बस उस टाइम पे हमारा माइंड स्ट्राइक नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने प्रेशर इतना ज़्यादा ओवर लिया अपने ऊपर कि हमारा माइंड नेचुरल वे में वर्क ही नहीं कर पाता है। इसलिए प्रेशर लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और अब एग्जाम टाइम में अगला 1-1.5 महीना बचा होता है ना, तब मेहनत करने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये 1 महीना तय करेगा कि आप मेंस दोगे कि नहीं दोगे। इस 1-1.5 महीने की मेहनत ही ये तय करेगी कि आप ये मेंस देने जा रहे हो कि नहीं देने जा रहे हो, मतलब अपने कैरियर की तरफ या अपने लक्ष्य की तरफ एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं या आप वहीं पर रुक रहे हैं। इसलिए इस 1-1.5 महीना तो दिन रात एक कर लो। प्रीलिम्स एक बैरियर है सर, पहले भी हम लोग को बताया था, 90s के आसपास में प्रीलिम्स नहीं होता था, सिर्फ मेंस होता था, क्योंकि तब उतने बच्चे आते नहीं थे एग्जाम के। धीरे धीरे एग्जाम में बच्चों का नंबर बढ़ा और सारे लोगों की मेंस की कॉपीज चेक करना एक बड़ा टास्क हो गया। तब हुआ कि हम फिल्टर करें, पहले नॉन सीरियस हो गए उनको हम प्रीलिम्स से ही हटाए, फिर जो सीरियस बच्चे हैं उनको मेंस पे लेकर के आए और फिर उनका चेक करें। तो वहाँ से प्रीलिम्स इंट्रोड्यूस हुआ है। प्रीलिम्स कोई भी एग्जाम नहीं है, वो बस आपका एक क्वालिफाइंग स्टेटस है कि आप उसको क्वालिफाई करोगे तो नेक्स्ट स्टेप में जाओगे। मेरी तो अल्टीमेटली मेंस एंड इंटरव्यू को जोड़ के बनेगी, लेकिन वो जो बैरियर है उस बैरियर को क्रॉस करना भी जरूरी है, अदरवाइज हम आगे जा नहीं पाएंगे। तो हमको उसमें बैलेंस करने की जरूरत है। बहुत से लोग तुम लोगों को ऐसे भी मिलेंगे अपने प्रिपरेशन के दौरान या आगे पीछे भी, जिन्होंने प्रीलिम्स में तो बहुत ज़्यादा फोकस किया, और प्रीलिम्स का एक भी नहीं रुकता, चाहे वो यूपीएससी का दे दें, पीएससी का किसी भी स्टेट का दे दें, प्रीलिम्स तो रुकना ही नहीं है और मेंस होना नहीं है। क्योंकि मेंस के लिए उन्होंने पढ़ा ही नहीं, उस डीप थॉट में वो कह रहे हैं कि हमको मेंस में आंसर राइटिंग कैसे करना है। और उसके चक्कर में मैं इलाहाबाद रहा करीब 1-1.25 साल के आसपास अपने प्रिपरेशन टाइम पे। एक घर में रूम लेकर के रहते थे, उसी घर में कुछ लोग और भी रूम लेकर के रहते थे। एक बार थे वो काफ़ी सीनियर थे, कैन यू इमेजिन, उन्होंने
36 या 37 ऐसे कुछ था कि उन्होंने प्रीलिम्स मतलब मेंस दिए थे, प्रीलिम्स क्वालिफाई किए थे सारे स्टेट्स का, यूपीएससी सब मिला के। वो हर स्टेट का किसी भी स्टेट का अगर पीएससी का एग्जाम निकलता था वो देते थे और उनका प्रीलिम्स क्वालिफाई होता था। तो 37 प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद एक भी मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाए। इंसान को वो समझना चाहिए ना कि हमारे प्रिपरेशन, कि हम लोग तो बहुत जूनियर थे, मैंने तैयारी शुरू की थी, आप सीनियर लोगों को उतना ज्ञान नहीं दे सकते हो, बट हमें समझ में आता है कि भाई आपकी वो गलती है कि आप प्रीलिम्स से क्वालिफाई कर ले रहे हो लेकिन मेंस एक भी नहीं निकल रहा है, इसका मतलब आपके प्रिपरेशन करने के तरीके में गलती है, आपके आंसर राइटिंग है, आप आंसर राइटिंग बहुत कैजुअल कर रहे हो। जब मेंस का आंसर राइटिंग करते हैं तब हमारा पहला चीज होना चाहिए कि जिस चीज से रिलेटेड क्वेश्चन है उसको जस्टिफाई करें, उस पर हमारा थॉट क्या है उसको एक्सप्लेन करें, फिर उस थॉट को हमको जस्टिफाई करने के लिए हम फैक्ट से सपोर्ट करते हैं, ना कि फैक्ट का। बहुत तो क्या करते हैं मेंस में आंसर लिखते हैं ना, जैसे हम फैक्ट 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 लिख देते हैं सारे, हिस्ट्री की बात करें तो उन्होंने ये यूज इतना हुआ, ये इतना हुआ, वो डेटेड आदमी, उससे नहीं होता है। हम पहले थॉट को लिखते हैं, उस थॉट को जिस चीज़ से सपोर्टिव प्रूफ मिल रहा हो उस फैक्ट को केवल हम उस आंसर में यूज करते हैं, सिर्फ उतना करना होता है। लेकिन लोग क्या करते हैं फैक्ट पूरा लिख जाते हैं, उनको लगता है कि आपको 200 वर्ड या 100 वर्ड लिखने थे, हमने 100 वर्ड लिख दिए, लेकिन 100 वर्ड में क्या लिखा है वो मैटर करता है। अब चीज़ें और टफ हो गई है। पहले होता था सब्जेक्ट में 5 क्वेश्चन आते थे, 500 वर्ड के 5 क्वेश्चन लिखने होते थे, 8 क्वेश्चन होते थे, तो आपको बस 5 चीज़ों पे सोचना है और फिर आपको आंसर राइटिंग करनी है। आपको जो 5 क्वेश्चन होते थे वैसा कुछ होता है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक कर दिया है, तो आपके पास बहुत ज़्यादा सोचने का भी टाइम नहीं है, लेकिन आपको जब क्वेश्चन भी लिखना है, इससे आप जितना ज़्यादा अपना नॉलेज बढ़ाओगे एंड जितना ज़्यादा पहले के टाइम पे चीज़ों पर वर्क करोगे उतना एग्जाम टाइम में आप टाइम मैनेज भी कर पाओगे और आप आंसर को उतना अच्छे से लिख पाओगे। अभी तो सभी लोग प्रीलिम्स के लिए थोड़ा मेहनत करो, मेंस को अभी थोड़ा साइड रखो एक डेढ़ महीने के लिए, लेकिन प्रीलिम्स के लिए भी ऐसा नहीं कि सिर्फ फैक्ट को रखना है, उस फैक्ट को रखना नहीं है, उसको समझ के अपने दिमाग में बिठाना है। आप अगर उसको समझ लोगे ना तो वो माइंड में हमेशा रहेगा, रटोगे तो भूल जाओगे। रटने से फिर वो होते हैं जो बड़े एग्जाम होते हैं ना, रटने से वही एग्जाम निकल सकते हैं, यूपीएससी पीएससी ये सब रटने से नहीं निकल सकते, इनको तो हमको अपनी लाइफ में अपने माइंड में उतारना पड़ेगा उस एग्जाम को, तब निकलेंगे। बाकी बढ़िया आप लोग करो अच्छे से, और कहीं कुछ कंफ्यूजन होता है तो ये लोग हैं, उसके बाद भी कुछ लगता है तो हम लोग भी टीवी में आते रहेंगे जब भी मौका मिलेगा। इधर भी कई बार आना चाहा लेकिन ज़्यादा बिजी शेड्यूल था कि आ ही नहीं पा रहे थे, तो फिर आज हो जाएगी, आज तो चलेंगे थोड़ा आप लोगों के बीच में बात से बात करेंगे। बढ़िया, इसे कुछ कंफ्यूजन हो तो भी बता सकते हो, कुछ लग रहा हो तो क्लास में कुछ सुधार करने की जरूरत हो तो वो भी बता सकते हो। आपको लग